दोस्तों हमारे देश में लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री एक स्टार के रूप में नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे स्टार ने स्टार कहलाने वाला कोई काम किया भी है या नहीं। दोस्तों स्वागत है आपका मोस्ट अनबाइस्ड वीडियो में जहां अपने प्रधानमंत्री के पिछले 10 साल के कार्यों का एनालाइज करेंगे और एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आम आदमी की सबसे बेसिक नीड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और एलपीजी। दोस्तों इन्हीं पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट करो, आप एक ऐसी जगह पे हैं जहां पर आपको शाम होने से पहले पहले सारे काम करके रख लेने होंगे क्योंकि लाइट कट जाएगी। दोस्तों फ्रिज, टीवी, कूलर इन जैसी सुविधाओं का तो उपयोग छोड़ ही दीजिए और यूट्यूब पे ये वीडियो इसको तो भूल ही जाइए, ये आप कर ही नहीं सकते हैं। दोस्तों यही हाल था 2014 के पहले भारत के 18,000 से ज्यादा गाँव, उन गांवों में आजादी के बाद से बिजली पहुंच ही नहीं पाई। 2014 की पहले की सरकारों ने इस स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को इतना लो कर दिया था कि किसी गांव के 10% घरों में भी अगर बिजली आ जाती थी तो वो उस गांव को फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड घोषित कर देते थे। वहीं मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद इस क्राइटेरिया को चेंज किया गया और मोदी ने महज 1 साल के अंदर अंदर ही उन 18,500 गांवों तक बिजली पहुंचाई। सरकार ने ऐसे 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने की ठानी थी, जहां आजादी के इतने वर्षों के बाद भी बिजली नहीं पहुंची। इसी प्रकार से बहुत सारे शहर भी ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं आती थी, वहां पर भी बिजली पहुंचाई। पर बिजली तो पहुंच गई, लेकिन अभी भी 24 घंटे बिजली पहुंचना सिर्फ और सिर्फ किन्हीं बड़े शहरों की नसीब में हुआ करता था। बाकी शहरों में पावर कट बहुत ज्यादा होते थे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से हम मोदी गवर्नमेंट को 5 में से 3 नंबर दे सकते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी के बाद दूसरी सबसे इंपोर्टेंट चीज है वो है पानी। दोस्तों 2014 के पहले पहले तक भारत के सिर्फ 13% घरों तक ही टैप वाटर पहुंच पाया। दोस्तों 2014 में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद करीबन 17 लाख कनेक्शंस लगाए गए, लेकिन उसके बाद ये कनेक्शन लगाने की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई। दोस्तों 2019 की एक कैग रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीबन 18% घरों में टैप वाटर भी पहुंच पाया था। वहीं ये आंकड़ा यूपी और बंगाल में सिर्फ 1% था और बिहार में सिर्फ और सिर्फ 2% था। लेकिन हम देखें तो सेकंड टर्म में 2019 में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद मोदी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है जल जीवन मिशन। आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के जिसका टारगेट था कि भारत के 100% घरों में टैप वाटर पहुंचाया जाए 2024 तक। जल जीवन मिशन का इफेक्ट क्या हुआ? यूपी में 78% घरों में टैप वाटर पहुंचा और बिहार में 98% घरों में टैप वाटर पहुंच पाए, जो कि एक प्लस पॉइंट दिखता है। वहीं हम पूरे देश की बात करें तो ये आंकड़ा 13% से बढ़कर 70% हो गया, जो कि फिर से एक प्लस पॉइंट की बात है। लेकिन फिर भी जल जीवन मिशन के तहत जो कि 2024 तक प्रण लिया गया था कि भारत के 100% घरों तक टैप वाटर पहुंचाया जाएगा, वहां से ये आंकड़ा थोड़ा सा अभी काफी दूर दिखाई देता है, तो जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हमें मोदी सरकार की ओर दिखता है। लेकिन फिर भी हम पानी के मामले में मोदी गवर्नमेंट को 5 में से 4 देंगे क्योंकि पानी की स्थिति काफी अच्छी है। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई है तो थोड़ा एलपीजी की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों 2014 तक भारत के केवल 55% घरों के पास ही एलपीजी कनेक्शन हुआ करते थे। दोस्तों 2016 में प्रधानमंत्री लॉन्च करते हैं उज्ज्वला गैस स्कीम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ करें। श्रीमती गुड्डी देवी, पति श्री सत्यानंद, पति गुजर गए, 2 बच्चे हैं। कहती हैं उपले बनाने की झंझट, लकड़ी भी लेने जाओ, अकेले गुजारा भी करो, पर अब एलपीजी गैस कनेक्शन से आराम हो। जिसका तहत टारगेट था कि 2019 तक 5 करोड़ लोगों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाए जाए। तो एलपीजी मिल तो गई, लेकिन फिर भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। एनएसओ के डाटा से पता चलता है कि देश में केवल 61% लोग ही एलपीजी कनेक्शन यूज कर रहे हैं, क्योंकि एलपीजी कनेक्शन तो मिल गया लेकिन उसको दोबारा रिफिल कराने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं, क्योंकि कनेक्शन की जो रिफिल रेट है वो काफी हाई हो चुकी है इन्फ्लेशन की वजह से। और कहीं ना कहीं हमें आंकड़ा सिर्फ सरकारी डेटा में दिखाई देता है कि सब लोगों को कनेक्शन मिल चुके हैं। तो हम इस एलपीजी कनेक्शन के रिफॉर्म को लेकर मोदी गवर्नमेंट को रेटिंग करेंगे 5 में से कुछ 3 नंबर। दोस्तों अब जब सिलेंडर ना भरवा पाने की बात हो रही है तो फिर इन्फ्लेशन की बात भी कर लेते हैं। दोस्तों अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो 2014 से लेकर 2024 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 5% की ही इन्फ्लेशन हमारे देश में देखी गई। दोस्तों ये डाटा जो है वो सरकारी डाटा नहीं है, खुद आईएमएफ का डाटा। फॉर्मर चीफ एडवाइजर मिस्टर कौशिक बसु ने भी इस चीज को कहा है कि सरकार ने इन्फ्लेशन को काफी अच्छे से कंट्रोल किया। How has the RBI done as far as inflation management along with the government North Block is concerned in India? I think, RBI has handled this pretty well. The exchange rate also and the inflation
in India has been managed pretty well. लेकिन साथ ही साथ अपोजिशन का जो एलिगेशन रहता है सरकार की तरफ कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है जबकि क्रूड ऑयल काफी सस्ता हो चुका है। लेकिन अब इसको जरा बारीकी से देखें तो हमें एक बहुत ही माइनर पॉइंट देखने को मिलता है। सरकार अपना सेंट्रल टैक्स तो जरूर ले रही है, लेकिन फिर भी जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहां पर भी वैट टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दबा कर लिया जाता है। पेट्रोल को अगर हम हटा दें तो और भी ऐसे अन्य चीजें हैं जिन पर रेट जो है वो डबल हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी सरकार की खामी ही नजर आती है। तो हम महंगाई में, इन्फ्लेशन में सरकार को रेटिंग देंगे 5 में से केवल 3 नंबर। दोस्तों अगर गरीबी की बात हुई है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट की बात कैसे नहीं आई? अनएम्प्लॉयमेंट की बात तो हमें करना ही पड़ेगी। दोस्तों 2016 से 17 के बीच में अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो थी वो 6% थी और वहीं 2024 तक ये रेट 3.2% गिर चुकी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट में सरकार कितना ही डंका पीट ले कि हमने बहुत सारी जॉब्स प्रोवाइड करी हैं, लेकिन सच में ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही नजर आती है। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। देखिए आज की जो युवा मांग है नौकरी, ये तब उसको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जा रहा है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर। सरकारी नौकरी को भी अगर हम साइड में रख दें और प्राइवेट नौकरी को भी पकड़े तो भारत के टॉप कॉलेजेस, आईआईएम्स और आईआईटीज जैसे कॉलेज के बच्चों को भी प्लेसमेंट पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। हाल ही में करीबन 50 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए सिर्फ 60,000 भर्ती पद को भरने के लिए। तो इस प्रकार की बेरोजगारी हमें देश में दिखाई पड़ रही है और इससे बिल्कुल भी सरकार मुकर नहीं सकती कि सरकार बेरोजगारी को कंट्रोल करने में बिल्कुल ही नाकाम रही है। तो बेरोजगारी में अगर हम मोदी गवर्नमेंट को रेटिंग देंगे तो हम देंगे 5 में से केवल और केवल 1 नंबर। भारत सरकार ने करीबन 2014 के बाद 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स देश में बिल्ड किए। 5.5 लाख से ज्यादा विलेजेस को भारत सरकार ने ओडीएफ में लाया है। स्वच्छता के मामले में कहीं सरकार का हमें एक निगेटिव पॉइंट ये भी दिखाई देता है कि सरकार नदियों को लेकर उतनी जागरूक नहीं, इतनी वो रोडों को साफ करने में लगी हुई है। वहीं नदियों में अगर हम देखें तो आए दिन फैक्ट्रीज खुलने की वजह से फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी है वो सीधे की सीधे गंगा यमुना में मिलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही पॉल्यूशन कर रही है। तो उसमें भी सरकार को ध्यान देना। हम स्वच्छता के मामले में सरकार को देंगे 5 में से 3 नंबर। दोस्तों अब स्वच्छ भारत मिशन की बात हो चुकी है तो फिर स्मार्ट सिटी की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई स्मार्ट सिटी मिशन योजना, सबसे बड़ा फैसला, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने फैसला किया है कि सरकार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएगी, जिसके तहत जून 2023 तक डेडलाइन थी कि 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। लेकिन कितनी स्मार्ट सिटी भारत में बनी ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर हम इस योजना का रिजल्ट देखें तो इस योजना को हम फेल ही मानेंगे, क्योंकि अभी तक एक भी स्मार्ट सिटी ढंग से नहीं बन पाई है। तो हम इस योजना को नंबर देंगे 5 में से केवल 1, वो भी सिर्फ सोचने के लिए। दोस्तों स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो गई, लेकिन स्मार्ट सिटी बनेगी कैसे? पैसों से। और पैसे कहां से आएंगे? जीडीपी बढ़ने से। तो चलो जीडीपी की बात कर लेते हैं। तो 2016 से 17 के बीच में अगर हम देखें तो भारत की जीडीपी रेट करीबन 8% के हिसाब से बढ़ रही थी, जो कि 2019 आते आते तक जीडीपी रेट हमारी करीबन गिरते गिरते 4% पर पहुंच गई। दोस्तों अगर हम जीडीपी गिरने का कारण देखें तो कोरोना से पहले से ही हमारी जीडीपी ऑलरेडी गिरने लगी थी। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो जीडीपी भले ही हमारी उठ रही है, और तो और हम भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और हमारे कई नेता ये बात बोल रहे हैं और इकोनॉमिस्ट भी बोल रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि भारत आने वाले 2-3 सालों में विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। For the next 15 years for India, 20 years for India is clearly laid, and I'm sure 5 trillion. लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ता हुआ ही देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो देश के बड़े बड़े व्यापारी की इनकम बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो देश का जो 80% जनसंख्या है जो कि गरीबी रेखा में आता है, वो अपनी इनकम को बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है। मोदी गवर्नमेंट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जीडीपी बढ़ने के साथ साथ ख्याली पुलाव ना पकाते हुए देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पर भी ध्यान दे। दोस्तों आपको मोनेटाइजेशन तो याद ही होगा कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री रात के 8 बजे आकर मोनेटाइजेशन जैसी स्कीम को अनाउंस करते हैं और अगले ही दिन से हमारे पूरे देशवासियों को लाइन में खड़ा कर देते हैं। और वहीं हमारे देशवासियों ने भी इस योजना में हमारे प्रधानमंत्री का बखूबी साथ दिया कि भारत का काला धन जो है वो भारत में वापस आए। लेकिन मिला क्या? लाइन, क्यू और सिर्फ इंतजार। लेकिन काला धन अभी तक वापस नहीं आया। टाइम्स नाउ के अनुसार भारत में मोनेटाइजेशन के बाद स्विस बैंक में
जो काला धन है, जो ब्लैक मनी है, वो और डबल होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और हम देश में बढ़ती जीडीपी की बात करें और मोदी गवर्नमेंट द्वारा लाई गई फाइनेंस पॉलिसीज की बात करें तो हम उस हिसाब से ओवरऑल जो रेटिंग है मैं दूंगा मोदी गवर्नमेंट को 5 में से 3 नंबर। दोस्तों जीडीपी की बात कर लें। अब जीडीपी हमें समझ में कैसे आती है? पढ़ाई करके, और पढ़ाई के लिए हमें एजुकेशन की बात तो करनी ही पड़ेगी, तो एजुकेशन पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 2014 तक हमारे देश में 16 IITs और 13 IIMs हुआ करते थे, जो कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद देश में करीबन 23 IITs और 20 IIMs हो गए। यानी Large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS and 390 universities have been set up. 7 नए IITs खुले और 7 नए IIMs खुले, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मोदी के पहले टर्म में हुआ, यानी कि 2014 से लेकर 2019 के बीच में, 2019 से 2024 तक के बीच में एक भी IITs और एक भी IIMs नहीं खोले गए। वहीं हम डाटा उठाकर देखें तो 2014 के बाद करीबन MBBS में 110% से ज्यादा सीटों की बढ़ोतरी भी हुई है और वहीं ये सीट्स PG में भी डबल कर दी गई। दोस्तों अगर हम गवर्नमेंट का डाटा और ठीक से खंगाले तो हम पाते हैं कि करीबन 262 से ज्यादा कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस ओपन किए गए हैं, लेकिन ये डाटा सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सीमित है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। नमस्कार, इस वक्त हम दरभंगा में हैं और मेरे पीछे दरभंगा का एम्स अस्पताल है जो कि भव्य रूप से बनकर तैयार हो चुका है। टैगोर और मदुरई से CPIM सांसद सु वेंकटेशन के साथ एम्स की साइट पर पहुंचे, तस्वीरें जारी की, दिखाया कि वहां एक ईंट तक नहीं लगी है। JP नड्डा को टैग कर ट्वीट में लिखा कि डियर नड्डा जी, मदुरई एम्स का 95% काम पूरा होने के लिए शुक्रिया। मैंने और मदुरई के सांसद सु वेंकटेशन ने 1 घंटे तक थोपुर साइट पर खोजा, लेकिन कुछ मिला नहीं। शायद किसी ने इमारत चोरी कर ली है। अब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की। दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो 2014 से पहले भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस पर और देश में काफी टेररिस्ट अटैक होते थे। 15 PM on that unfortunate day, an explosive-laden SUV rammed into that convoy, leading to instant deaths of dozens of soldiers. लेकिन हमारा रिटेलिएट करने का जो प्रोसेस था वो काफी डिले था। लेकिन दोस्तों 2014 के बाद से अगर हम देखें तो हमारी फोर्सेस को इतना फ्री हैंड दिया गया कि हमारा रिटेलिएट करने का जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट हुआ, जिससे हमले में काफी रुकावट भी आई है। दोस्तों अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक को अगर हम देखें तो ये देश दुनिया ने भी माना कि भारत ने अब अपना रिटेलिएट प्रोग्राम काफी चेंज कर दिया। मोदी है उसी भाषा में जवाब देना जानता है। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। It's to India now. That country says it has destroyed a militant camp inside Pakistan in an overnight airstrike across the ceasefire border known as the Line of Control. Indian media is reporting some 200 casualties in the raid on the alleged camp in Balakot. On February 26th, India struck Jaish-e-Mohammed's terror training camps in Balakot in Pakistan. 6 weeks later, Pakistan is still दुनिया में भारत का एक डोमिनेंट रूप दिखाया। लेकिन भाई अगर हम चाइना की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट थोड़ी सी पीछे हमें खिसती हुई नजर आती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की बात करें, लद्दाख की बात करें तो चाइना का इंटरफेरेंस बनने के बाद भी मोदी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हमारे देशवासियों से छुपाती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम चाइना की बात करें तो कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट का जो डोमिनेंट रूप है ग्लोबली वो हमें थोड़ा सा इफेक्ट होती हुई दिखाई देता है। बात करें लेकिन अगर हम एमिनेशन की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारा डिफेंस में भी जो इंपोर्ट, हम पहले इंपोर्ट करते थे लेकिन अब हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। भारत सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहा है, अब भारत हथियार बनाकर बेच भी रहा है। तो ये भी मोदी सरकार का जो है वो प्लस पॉइंट है। लेकिन वही अगर चाइना के मामले में देखें तो मोदी गवर्नमेंट का ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। दोस्तों भाई जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव करना सरकार का अपने आप में एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था, जिसकी मैं भी पर्सनली सराहना करता हूं। लेकिन क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर देना, लेकिन जो जम्मू कश्मीर से जो कश्मीरी पंडिट्स जो माइग्रेंट होकर देश के अलग अलग हिस्सों में अपने आप को अभी भी सफर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोई कार्य किया गया? नहीं किया गया। तो क्या उनके लिए कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए था? क्या उनको वापस से कश्मीर में शिफ्ट करने के लिए कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए था? तो अग्निवीर जैसी योजनाएं लाने के बाद जो आर्मी को इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में अगर सोचूं तो यहां पर मैं मोदी गवर्नमेंट को थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होते हुए देख रहा हूं। तो मैं नेशनल सिक्योरिटी के मामले में मोदी गवर्नमेंट को 5 में से
3 नंबर देना चाहूंगा। दोस्तों अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में भी गवर्नमेंट का थोड़ा सा जो स्थिति है वो हमें डगमगाती हुई नजर आती है। 2019 के मैनिफेस्टो में मोदी गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि भारत में किसानों की आय को दुगना किया जाएगा। दूसरा मेरा सपना है 2022 आजादी के 75 साल हो। अभी 17 चल रहा है, 5 साल बाकी है। 5 साल के भीतर भीतर हिंदुस्तान के किसान की आय डबल करनी है। दोस्तों अगर हम डाटा देखते हैं तो 2016 से 17 के बीच में किसानों की आय 8,000 रुपए थी, जो कि 2019 आते आते तक केवल 10,000 ही हो पाई। लेकिन उसके बाद ना तो इनकम डबल हो पाई, ना उससे थोड़ी सी भी बढ़ पाई। लेकिन उसके बाद एक चीज जरूर हुई, ये डाटा पब्लिश होना सरकार के द्वारा बंद हो गया। सरकार द्वारा किसानों के लिए फार्मर बिल लाया दोस्तों, लेकिन किस प्रकार फार्मर्स ने इस बिल को एक्सेप्ट करने से बिल्कुल मना कर दिया, ये आप लोगों ने भी देखा। दोस्तों भले ही कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये बिल किसानों के हित में था, लेकिन कई इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि ये बिल कहीं ना कहीं किसानों के मूलभूत आधारों का और हितों का हनन कर रहा था। दोस्तों लेकिन किसानों के द्वारा इस बिल को रोकने के लिए आंदोलन किया गया और उस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने किस तरह के हथकंडे अपनाए और किस प्रकार फोर्स का यूज किया, ये हमारे पूरे देश ने देखा। तो इस प्रकार की अगर सरकार अब मानना किसानों के द्वारा की गई, जहां आप देखें तो मोदी गवर्नमेंट को इसका भी कहीं ना कहीं बैकफायर हो सकता है, क्योंकि इस किसान जो है वो मोदी गवर्नमेंट से बहुत हद तक खुश नहीं है। लेकिन हम एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें तो मोदी गवर्नमेंट को मैं 5 में से 3 रेटिंग ही देना चाहूंगा। तो दोस्तों ये था मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड, हमारे स्टार का रिपोर्ट कार्ड। जिस प्रकार स्टार अपने आप को स्टार कह रहा है, तो अब आप लोगों को ये तय करना है कि ये स्टार कहलाने लायक है भी या नहीं। वोट किसे देना है किसे नहीं देना ये टोटल आप लोगों के ऊपर है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरा काम था सरकार की खामियां को निकालना और उन पर सवाल करना, लेकिन वहीं सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए तो उनको अप्रेज भी करना। मैंने इस वीडियो में लगभग सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ मुझसे छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और उसके बारे में राय भी दे सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं, क्योंकि कमेंट आते ही कम है तो सबको पढ़ लेते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।